Hi all of you, Namaste and welcome back to our channel CS Pallavi Parihar this side and revision video series for the CS Executive August 21 एग्जाम का आज तीसरा वीडियो जिसमें हम शेयर कैपिटल के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को आज कवर अप करने वाले हैं। 43 से लेकर 64 तक की हमारी पूरी जर्नी कंप्लीट हो चुकी थी एंड नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हम सेक्शन नंबर 66 के साथ आज के अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और रिडक्शन, बायबैक एंड देन इशू ऑफ डिबेंचर्स जैसे 3 मेजर टॉपिक्स को आज के डिस्कशन में कंप्लीट कर लेंगे। आई बिलीव आप सारे लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो। पिछले 2 वीडियोस आप लोगों ने सुन लिए हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज you can reach to us on the below mentioned number. You can also drop your questions in the form of comment and we will revert back to them. Do not forget to like the वीडियो को लाइक करना मत भूलो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। तो चलिए आज के समय को ज्यादा न गवाते हुए, बिकॉज टाइम इज मनी एंड वी नो दैट टाइम इज मनी, लेट्स स्टार्ट ऑफ। परीक्षा सर पर है इसीलिए सीधी बात बिना ज्यादा बकवास। सेक्शन नंबर 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल पर आधारित एक ऐसा कंसेप्ट जिसे पढ़ते समय कई बार बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बार बार घूमता है और पूछता है क्या ये ऑल्ट्रेशन ही है क्या मैम? क्योंकि ऑल्ट्रेशन का एक सिंपल मतलब हम सब यही जानते हैं कि जब हम अपनी कैपिटल में या किसी भी चीज में कोई भी चेंज लेकर के आते हैं, whenever there is a change that is intended, we always call it as alteration. अब चेंज तो कुछ भी हो सकता है, बढ़ सकती हैं चीजें, घट सकती हैं चीजें, दिस इज अ माइनस, मल्टीप्लाई हो सकती हैं चीजें, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो सारी की सारी चीजें चेंज में ही आती हैं एंड दिस मीन्स ऑल्ट्रेशन ऑलवेज इज अज्यूम्ड एज अ बिगर टर्म। वेल ऑफ कोर्स ऑल्ट्रेशन एक बड़ा शब्द होता भी है। रिडक्शन ऑन द अनदर हैंड एसेंशियली सिर्फ एक ही सिचुएशन को डिनोट करता है एंड दैट हैपेंस टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ डिक्रीज और अ डिक्रीमेंट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो, राइट। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से ये जो कैपिटल थी जो बढ़ी हुई थी, हमने क्या करा है, इस बढ़ी हुई कैपिटल को यहां से कट करा है, यानी कि हमने कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको रिड्यूस करा है। जो रिडक्शन बेसिकली तो यही मीनिंग कन्वे करता है, जहां पर आप अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बोल रहे हो तो मतलब यू आर डिक्रीजिंग द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड मैडम दिस मीन्स कि ये एक तरह का ऑल्ट्रेशन भी होगा। बट नहीं बच्चों, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत क्लियर रखना अपने आप को ऑल्टरेशन और रिडक्शन से। सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए से लेके ई तक में कवर अप करे जाने वाला ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल is a different concept which only needs an ordinary resolution for undertaking that. उसमें जो भी चीजें दी गई हैं, we only need the approval of the shareholders by means of an ordinary resolution under the general meeting. Whereas on the other hand, जब सेक्शन नंबर 66 में हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन करने के लिए हमें ना सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए बल्कि ट्राइब्यूनल का अप्रूवल भी चाहिए होता है। वी नीड अ प्रायर अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल, then we take the approval of the shareholders and there are 3 ways prescribed in section 66 जिसमें हम रिडक्शन कर सकते हैं। So definitely there is a difference between the two terms और इस डिफरेंस को पुट अप करने के लिए कई बार कुछ सिंगल लाइनर क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, जैसे कि रिडक्शन, आई एम पुटिंग अप इट फॉर यू, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट considered as alteration। अभी इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास स्कैनर्स में भी देखेंगे तो आपको काफी बार मिलेगा। पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस देखेंगे तो कई बार ऐसा क्वेश्चन हमें देखने मिलता है। अगर थ्योरी क्वेश्चन बैठ रहा है तो इस तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से काफी बार देखा गया है। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ आपको रिडक्शन और ऑल्ट्रेशन ऑफ कोर्स दोनों को बताना पड़ेगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि यस ये जो स्टेटमेंट है ना कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ऑल्टरेशन, ये सही है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्टेटमेंट इज ट्रू। और ये करेक्ट क्यों है ये तो आपने आंसर दे दिया कि भाई ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ये ट्रू है, बट अब साथ में आपको इसका रीजन भी बताना पड़ेगा ना भाई लोग।
बहन लोग, बच्चे लोग, रीजन भी तो बताना पड़ेगा ना। एंड दैट रीजन विल बेसिकली बी अ कंपैरिजन, जहां पर आपको सेक्शन नंबर 61 और 66 को कंपेयर करते हुए ये बताना है कि रिडक्शन एज पर सेक्शन 66 वो प्रक्रिया होती है जिसे करने के लिए ट्राइब्यूनल की अप्रूवल चाहिए और शेयर होल्डर्स से बाय मींस ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूवल चाहिए। ऑन दी अनदर हैंड ऑल्टरेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे करने के लिए सेक्शन नंबर 61 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत होती है बस। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ रिडक्शन एंड देयर आर 5 डिफरेंट वेज ऑफ ऑल्टरेशन जो सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए से लेके ई तक में आते हैं, जो अपने वीडियो नंबर 2 में अपन ने कवर अप करें, राइट? जिसमें इंक्रीज ऑफ द ऑथराइज कैपिटल पड़ा है, कंसोलिडेशन पड़ा है, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक्स एंड वाइस वर्सा, सब डिविजन पड़ा है एंड कैंसिलेशन ऑफ द अनइश्यूड कैपिटल पड़ा है। तो वो चीजें आप यहां पर लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू कवर अप इन दिस क्वेश्चन टू हेल्प यू सिक्योर गुड मार्क्स। ठीक है, सो डिफरेंस क्लियर रखिए। देयर इज अ डिफरेंस इन रिडक्शन एंड ऑल्ट्रेशन। सुनने में दोनों एक जैसे लग सकते हैं, बड़ा शब्द है ऑल्ट्रेशन, क्योंकि ऑल्ट्रेशन में इंक्रीज भी आता है और कैंसिलेशन भी आता है। बट परमिशन वाइज देखने जाए तो रिडक्शन में परमिशन ज्यादा बड़ी लगती है क्योंकि यहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए और ट्राइब्यूनल का अप्रूवल भी चाहिए, अनलाइक टू सेक्शन 61। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टू ईच वन ऑफ यू विद दिस पॉइंट, रिडक्शन एंड ऑल्ट्रेशन। अब आओ देखें कि रिडक्शन करने के लिए शर्तें क्या है। वेल, व्हेन वी मूव इनटू द डिटेल्स ऑफ द सेक्शन, तो सेक्शन हमसे ये कहता है कि कोई भी कंपनी सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ द ट्राइब्यूनल, जो भी अभी आपको बता रही थी मैं, एंड taking the approval of the shareholders by means of a special resolution, can reduce its share capital in either of the following ways. We have 2 major ways: extinguishing or reducing the liability, या without extinguishing or reducing the liability। 2 तरीके होते हैं। क्या तरीके? ये रहे आपके सामने। पहला तरीका, extinguish कर सकते हो, liability reduce कर सकते हो on any of the shares in respect of the capital that is not paid up। नॉट पेड अप, रिमेंबर दिस नॉट अ forfeiture, ठीक है? इसे forfeiture से कंफ्यूज मत करना कि हमने कॉल्स करा, पे नहीं करा, हमने forfeiture कर लिया। बच्चों, forfeiture एक अलग कंसेप्ट होता है। forfeiture के लिए तो एक्चुअली एक्ट में कोई प्रोविजन ही नहीं है। देयर इज नो सेक्शन दैट कवर्स अ forfeiture। हम सिर्फ आर्टिकल्स के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से करते हैं forfeiture स्पेसिफिकली, ठीक है? तो कॉल्स करा, नहीं पे करा, तो ऐसी स्थिति में forfeiture हो जाता है। ये सिचुएशन अलग है। वी आर नॉट जस्ट forfeiting, but we are also extinguishing or reducing the liability of those number of shares that are not paid up। तो ये रिडक्शन है, इसके लिए ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लगता है। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर विद और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग दिस लाइबिलिटी वी ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि वो शेयर कैपिटल जो कि लॉस्ट हो चुकी है या अवेलेबल एसेट से रिप्रेजेंट नहीं हो रही है उसको कैंसिल कर दो, और या फिर पे ऑफ कर दो वो कैपिटल which is in excess of the needs or demands of the company। So 3 ways you have: you extinguish or reduce the liability in terms of the capital that is being not paid up, ये आपके पास पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप कैंसिल कर सकते हो वो कैपिटल को that is lost or not represented। और तीसरा तरीका होता है you can pay off the capital that is in excess of your needs। आपकी जरूरत से जो ज्यादा है उसको पे ऑफ कर दो, काहे को अननेसेसरी रखो और कैपिटल स्ट्रक्चर को बिगाड़ो। These are 3 ways। सेक्शन नंबर 66, ठीक है? ये 3 तरीके। अभी लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आप देख रहे हैं सितारा बना है ना यहाँ पे, तो सितारा इसीलिए बना है ताकि याद रखो, अगर कंपनी इज इन अरियर्स ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट देयर ऑन, तो जब तक वो सुधार नहीं देते इस तरीके का रिडक्शन कंपनी नहीं कर सकती है, ये याद रखिए, ठीक है? अब सबसेक्शन 2 आपसे आगे कहता है जब इस तरीके का एप्लीकेशन आप ट्राइब्यूनल को देते हो ना, तो ट्राइब्यूनल आपके इस एप्लीकेशन का एक नोटिस सेंड करता है सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पावर्स या डेलीगेटेड है आरडी को, उन्हें रीजनल डायरेक्टर आपके क्षेत्रीय निदेशक को, ऑल्सो टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, अगर कंपनी लिस्टेड है तो फिर ऐसी स्थिति में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को, और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, इन सबको सूचित करा जाता है कि कंपनी का कैपिटल रिडक्शन हो रहा है। रिमेंबर, कैपिटल रिडक्शन होने पर आपका जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है उस पर इंपैक्ट आना है भाई।
डेप्ट इक्विटी रेशियो पर इम्पैक्ट आएगा, है ना? आपका इक्विटी कम होगा ना इसमें, तो डेप्ट का जो बर्डन है वो इक्विटी पर बढ़ सकता है। तो इस कारण से हम ये इंटिमेशन देते हैं। और अगर इनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन करना चाहता है इस रिडक्शन को लेकर के, तो वो अपना ऑब्जेक्शन पुट अप कर सकता है, लेकिन ओनली विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द नोटिस हैज बीन सेंट। 3 महीने का समय दिया जाएगा अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या ऑब्जेक्शन पुट अप करना चाहते हैं। यदि इस 3 महीने में आपके एंड से कोई, आपके यानी क्रेडिटर्स के एंड से या आरडी आरओसी के एंड से या इवन सेबी इफ द कंपनी इज लिस्टेड, कोई ऑब्जेक्शन, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं होता, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आता, तो फिर ऐसी स्थिति में सारी इंफॉर्मेशंस को ध्यान में रखते हुए हम यानी ट्राइब्यूनल ये प्रिज्यूम कर लेता है, ये मान लेता है दैट नोबडी हैज एन ऑब्जेक्शन टू दिस रिडक्शन एंड कीपिंग इन माइंड द वेरियस फैक्टर्स जैसे सारी डेप्थ जो है वो आपने क्या करी है, इट हैज बीन सेटिस्फाइड या एटलीस्ट यू हैव मेड अरेंजमेंट्स। डिटरमिन्ड का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट आपने कर ली, तो या तो आपने डेप्थ को सेटिस्फाई कर लिया है या फिर आपने उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिए यानी इट हैज बीन डिटरमिन्ड, और या फिर आपने कंसेंट प्राप्त कर लिया है यानी अप्रूवल ले लिया है अपने क्रेडिटर्स से, और इन तीनों पैरामीटर्स या एस्पेक्ट पर सेटिस्फाई होकर ट्राइब्यूनल ऑर्डर जारी कर देगा रिगार्डिंग कंफर्मेशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ट्राइब्यूनल ऑर्डर जारी कर देगा कि आप ये रिडक्शन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक और प्रोविजो है जो आपको ध्यान रखना है कि वो कंपनी जिनके ऊपर सेक्शन नंबर 133 के हिसाब से अकाउंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्हें उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करके ही अपने अकाउंट्स बनाना है, और उसके लिए एक ऑडिटर सर्टिफिकेट भी उन्हें लेना पड़ेगा जो ट्राइब्यूनल को दिया जाएगा that their accounts are conforming to the standards as prescribed by ICAI in consultation with NFRA under section 133। और वो सर्टिफिकेट ट्राइब्यूनल को लगाएंगे, इसके बाद ही ट्राइब्यूनल ये कंफर्मेशन देता है। ठीक है, क्लियर हो रहा क्या इतना? अब बस यहाँ पे सेक्शन 66 में इतना ही है, फिर तो छोटा छोटा पॉइंट है। जो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया उसको आपको पब्लिश कराना पड़ेगा, यूजुअली एक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज और एक नेशनल लैंग्वेज के इंग्लिश नेशनल न्यूज़पेपर यानी इंग्लिश लैंग्वेज के नेशनल न्यूज़पेपर में अपन उसको पब्लिश कर देते हैं, राइट? देन वी आल्सो डिलीवर अ कॉपी ऑफ द सेम अलोंग विद द मिनट द रिकॉर्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days। और इनसे संबंधित कोई भी प्रोविजन यानी रिडक्शन हैज नथिंग टू डू विद द कंसेप्ट ऑफ बायबैक अंडर सेक्शन 68 जो पूरी तरह से अलग है। बस अगला हमको वही अंडर सेक्शन 68 जो बायबैक होता है इट इज टोटली डिफरेंट। बायबैक अलग है, रिडक्शन अलग है। बायबैक में फिर हमें ट्राइब्यूनल का अप्रूवल नहीं लगता है। तो नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 66 will have anything to do with the provisions relating to buyback under section 68। Remember this, ठीक? लास्ट पॉइंट पेनल्टी का, अगर कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को कंसील करता है, छुपाता है या उसका मिसरिप्रेजेंटेशन करता है और इज प्रिवी टू एनी ऑफ सच कंसीलमेंट या मिसरिप्रेजेंटेशन, पार्टी है, प्रिवी है, अबेट्स और इज अ पार्टी, तो सेक्शन 447 के अंतर्गत फ्रॉड के लिए लायबल माना जाएगा। इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, भैया जेल में आना पड़ेगा। याद आया क्या बचपन का वो खेल? बस बिल्कुल यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। 447 की फ्रॉड के अंतर्गत आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा और मॉनेटरी पेनल्टी तो अपनी जगह रहेगी ही सही। क्लियर? ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे भाई? यहाँ पर एक बार आपको रिकॉल करा देती हूँ वापस से सारी चीजें, क्या क्या आपको याद रखना है यहाँ पर सेक्शन नंबर 66 को लेकर के। वेल, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो सेक्शन नंबर 66 में आपको याद रखनी है वो है ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। कौन कौन सा ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल लेंगे? वेल वी नो यार, सबसे पहली चीज आर्टिकल में चेक करते हैं लिखा हो चाहे ना लिखा हो, दूसरा ट्राइब्यूनल का प्रायर अप्रूवल लिया जाएगा, और तीसरा स्पेशल रेजोल्यूशन में शेयर होल्डर का अप्रूवल। ठीक है, ये ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल में अपने को ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो आपका सबसेक्शन 2 आएगा जिसमें सबसेक्शन 1 में पहले वो तरीके यानी वेज भी आप ध्यान रख लो यहीं पर ही। वेज ऑफ रिडक्शन, वी हैव 3 वेज ऑफ रिडक्शन। सबसे पहला आप क्या कर रहे थे? लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश कर रहे थे। You are reducing or extinguishing the liability and cancelling the
कैपिटल नॉट पेड अप, जो कैपिटल पे अप नहीं हुई, ठीक है। दूसरा आप क्या कर रहे थे, यू वर कैंसलिंग द कैपिटल दैट वाज लॉस्ट, और तीसरा यू वर पेइंग ऑफ द कैपिटल दैट इज इन एक्सेस ऑफ द नीड्स। तो ये तीन तरीके थे आपके जो सबसेक्शन 1 में दिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज आप क्या याद रखेंगे भाई, यहाँ पर दूसरी चीज में अब आप सबसेक्शन 2 याद रखेंगे कि जब इस तरह का ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दिया जाएगा तो ट्राइब्यूनल क्या करता है, ट्राइब्यूनल उसका नोटिस भेजता है। नोटिस किस किस को भेज रहा था, जल्दी से लिख लीजिए यहीं पर ही। नोटिस सबसे पहले भेजा जा रहा था किसे, सबसे पहले दिया गया आरडी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आपका आरओसी, फिर अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के पास जाता है, एंड टू ऑल द क्रेडिटर्स, so that in case they have any objection they can put up the objection, ठीक। यहां याद रखना है इनके पास ऑब्जेक्शन के लिए एक निश्चित समय रहता है। अगर ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन only within 3 months of the receipt of notice, उसके बाद एंटरटेन नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखिए, ये चीज यहां पर ध्यान रखिए। इसके नीचे जो दिया गया है वो पॉइंट्स आप यहीं पर शॉर्ट में एनलिस्ट कर सकते हो, ये मेजर पार्ट मैंने आपको बता दिया। नीचे अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, एंड इफ द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द डेब्ट्स हैव बीन सेटिस्फाइड और डिटरमिन्ड और कंसेंट हैव बीन ऑब्टेन्ड, ऑर्डर जारी कर देंगे। ऑर्डर की कॉपी along with the minute ROC को फाइल करा जाएगा within 30 days of the order, and if any officer of the company is concealing the information relating to reduction या फिर misrepresenting the information or abates or is a privy to such concealment or misrepresentation shall be liable to a penalty under section 447 of the act. Got this? क्लियर हो गया क्या, पूरा का पूरा रिडक्शन। चलिए अगला हेड पर आ जाते हैं, और अगला हेड है अब बाय बैक। सेक्शन नंबर 68 में करा जाने वाला, कवर अप होने वाला अगला इंपॉर्टेंट बंच ऑफ सेक्शन, सेक्शन नंबर 68, 69 और 70 जो बायबैक पर आधारित है। अभी रिवीजन है तो आई बिलीव आप सब जानते हो ना बायबैक क्या होता है। ऑल इफ यू नो, बायबैक इज द प्रोसेस वेयरइन अ कंपनी इज purchasing back, कंपनी क्या कर रही है, it is purchasing back the shares or the securities that were earlier issued, जो पहले जारी करी गई थी उन्हें हम दोबारा खरीद लेते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, हॉस्टाइल टेक ओवर्स जैसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए, सरप्लस कैश का यूटिलाइजेशन करने के लिए, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव से कंपनी बायबैक करती है। Now, there are a lot of provisions that are covered up under section number 68 that talks about how the buyback shall be done. The first and the most important thing that you need to remember is the sources of buyback, जो कि सिर्फ free reserves होते हैं या securities premium account हो सकता है, section number 52 में पढ़ते हैं अपन, या फिर proceeds of the issue of any shares or other specified security, यानी fresh issue भी ला सकते हो, free reserve से कर सकते हो, security premium है तो यूज कर सकते हो, फ्रेश इशू ला सकते हो। यहां बीच में सेक्शन 69 का मेंशन आता है, इसलिए इसको यहीं पर ही पढ़ लेते हैं अपन। जब भी कंपनी फ्री रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से बाय बैक करेगी तो एन अमाउंट दैट इज इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स टू बी बॉट बैक शैल बी ट्रांसफर्ड टू सीआरआर। यदि इन दो सोर्सेस से आप बाय बैक कर रहे हो, ये जो दो सोर्स है, इन दो सोर्स से बाय बैक कर रहे हो, तो एन अमाउंट दैट्स इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स और सिक्योरिटीज टू बी बॉट बैक आपको सीआरआर में डालना, जो रिडेम्पशन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कहलाता है उसमें डालना है आपको, सो दैट आप उसे बाद में पे ऑफ करने के लिए यूज करो, ठीक है। क्लियर हुआ? डिटेल्स ऑफ सच ट्रांसफर शैल आल्सो बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बताना है, नॉट जस्ट बैलेंस शीट, साल के अंत में जो डायरेक्टर रिपोर्ट बनेगा ना उसमें भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाएगा, याद रखिए, ठीक। अब आगे बढ़ चलते हैं, सेक्शन नंबर 68 को आगे बढ़ाते हुए बायबैक करना है, ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल सबसे पहले आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये बात है, आर्टिकल में ऑथराइजेशन तो चेक करना ही पड़ेगा, नहीं है तो पहले आर्टिकल ऑल्टर करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एज पर सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और उसके बाद ये काम कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट वी चेक अप विद द ऑथराइजेशन इन द आर्टिकल, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ बायबैक, यानी कि हम कितना अमाउंट बायबैक में इन्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों, उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि हम बायबैक के लिए कौन सा परमिशन लेने वाले,
right? If the amount to be invested is equal to or less than 10%, the aggregate of the 10% of your total paid up equity, share capital, and free reserves, approval of the board by means of a board resolution is enough. If you are investing in buyback up to 25% of the total paid up share capital and free reserves, then the approval of shareholders via special resolution is needed. If the company is listed, we need to pass this through postal ballot, and actually not postal ballot, through e-means से पास होगा वो, क्योंकि e-means अभी रिप्लेस कर चुका है. ठीक है, सो ये पॉइंट देख लो यहाँ पर. बायबैक 10%, टोटल पेड अप इक्विटी, शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल काहे से भाई? बोर्ड रेजोल्यूशन से. 25% तक का है तो फिर शेयर होल्डर की अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन से. लिस्टेड कंपनी तो पोस्टल बैलेट 110 का, बट एक्चुअली पोस्टल बैलेट नहीं होगा ना, क्योंकि 108 जो है ई मीन्स के लिए वो कहता है कि जो भी कंपनी के ऊपर पोस्टल बैलेट लग रहा है वो ई मीन्स ही कराता है. ठीक है, सो आपको ई मीन्स से ये कराना रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. जनरल मीटिंग होगा तो नोटिस जाएगा, और क्योंकि ये बिजनेस स्पेशल नेचर का बिजनेस है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा एज पर सेक्शन 102, जिसमें बायबैक से संबंधित सारे मटेरियल डिस्क्लोजर्स आपको देना है. ऑल द मटेरियल इंफॉर्मेशन एज टू बायबैक, क्यों कर रहे हो, कितना पैसा लगाओगे, कितने शेयर्स का बायबैक कर रहे हो, कितने समय में कर लोगे, इस बायबैक को करने के बाद डेप्ट इक्विटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, फ्यूचर लायबिलिटीज पे ऑफ हो पा रही है नहीं हो पा रही है, फंड्स कहां से अरेंज होगा, सिक्योरिटीज कहां से आएगी. ईच एंड every material fact and information has to be provided in the explanatory statement for this. अगला पॉइंट, importantly, एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी SH9 में बनाया जाता है, दैट इज टू बी फाइल्ड टू द ROC एंड SEBI. एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दैट साइंड बाय मींस ऑफ एन एफिडेविट, वेरीफाइड बाय मींस ऑफ एन एफिडेविट बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग 1 मैनेजिंग डायरेक्टर अगर है तो, और CS. ठीक है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है तो मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन इस पे लगता है, और इस एफिडेविट में हम या इस वेरिफिकेशन के माध्यम से हम ये बताते हैं कि भाई डायरेक्टर्स ने ना कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पोजीशंस को थारली स्टडी कर लिया है, और अगले 1 साल तक बायबैक होने के बाद भी कंपनी विल बी फाइनेंशियली साउंड इनफ टू फुलफिल ऑल इट्स लायबिलिटीज. क्योंकि बायबैक करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, यानी कंपनी के पास से कैश कम होने वाला है. But this is not going to impact on the future liabilities of the company, at least for one next full 1 year, and the company will be sufficiently solvent to pay off all the liabilities in the span of next 1 year. Next 1 year में वो इन्हें pay off कर पाएगी, ऐसा assurance इस affidavit के माध्यम से declaration of solvency in the format of SH9 directors देते. ठीक है, अगली कंडीशन कहती है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, जो कि अगेन 1 ईयर का होता है. ये 1 ईयर का जो काउंटिंग है डेट ऑफ रेजोल्यूशन से होता है. अगले 1 साल में बायबैक कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपका जो रेजोल्यूशन है वो भाई एक्सपायर हो जाएगा और फिर से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. सो याद रखिए 1 साल के अंदर इट्स ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टाइम टू फिनिश अप विद द बायबैक प्रोसीडिंग्स इवन इफ यू आर लिस्टेड कंपनी. ठीक है, इंपॉर्टेंटली बायबैक के मेथड्स, यानी कि शेयर्स या जो सिक्योरिटीज है वो कहां से लेकर आई जाएगी. सबसे कॉमन तरीका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से टेंडर ऑफर मेथड में प्रपोर्शनेट टेंडर ऑफर, एक सेकेंड, टेंडर ऑफर मेथड में प्रपोर्शनेट बेसिस पर आप मेंबर से उनके शेयर्स ले सकते हो. भाई सबसे अच्छा सिंपल तरीका होता है टेंडर ऑफर मेथड. यू कैन इवन गो टू द स्टॉक मार्केट्स ओपन मार्केट एंड ऑल्सो वो एम्प्लॉयज जिन्हें स्टॉक ऑप्शंस के अंतर्गत शेयर्स जारी करे गए थे उनसे भी उनके शेयर्स ले सकते हो. ठीक है, सो यू हैव दी सोर्सेस ऑफ सिक्योरिटीज. नाउ मूविंग ऑन टू सम अदर स्मॉल बट इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट्स रिलेटिंग टू बायबैक. जैसे यहाँ पर एक पॉइंट होता है लेटर ऑफ ऑफर बना करके भेजा जाएगा एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, SH8 में बनाया जाता है भाई ये. ठीक, सारे शेयर्स और सिक्योरिटीज फुल्ली पेड अप होना चाहिए. जिनका बायबैक करना है पार्टली पेड अप का कभी बायबैक नहीं कर सकते. जब आपने पूरा नहीं दिया तो हम आपको पूरा कैसे लौटाएंगे, और 8 रुपया दिया 10 के बजाय तो 8 ही ले जाओ, ऐसा करेंगे नहीं. दे शुड बी फुली पेड अप फर्स्ट. ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक शुड नॉट बी मोर देन 2x ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, जो हमारा स्टैंडर्ड भी चलता है 2:1.
डेप्ट शुड नॉट बी मोर देन ट्वाइस द इक्विटी, ये इंश्योर करो क्योंकि इक्विटी कम होने वाला है इसकी। ठीक, अगला बायबैक का ऑफर 1 साल तक नहीं आ सकता है। नो न्यू ऑफर ऑफ बायबैक कैन बी बॉट शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द क्लोजर ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ प्रीवियस बायबैक। एक बायबैक के खत्म होने के बाद से अगले 1 साल तक कोई नया बायबैक नहीं आ सकता। रेजोल्यूशन पास होने से 1 साल के अंदर बायबैक हो भी जाना चाहिए। ठीक है, बायबैक खत्म होने से 7 दिन के अंदर फिजिकली डिस्ट्रॉय और एक्सटिंग्विश करना है सर्टिफिकेट्स को, यदि वो फिजिकल मोड में थे 7 डेज के अंदर। अगले 6 महीने तक सेम काइंड ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज का कोई भी फ्रेश इशू नहीं आ सकता। ये प्लीज याद रखना। हाँ, 1 ईयर में बायबैक हो जाना चाहिए, अगले 1 ईयर तक नया बायबैक आ नहीं सकता और अगले 6 महीना तक फ्रेश इशू ऑफ द सेम काइंड ऑफ शेयर या सिक्योरिटी नहीं आ सकता। कैसे करोगे ना, अभी बायबैक कर रहे हो एंड देन यू आर इशूइंग द फ्रेश शेयर्स, तो ये क्या मतलब, राइट? But there are some exceptions. There are some exceptions to this. Same kind of share या securities जो है नहीं इश्यू कर सकते, but there are exceptions. जैसे कि मान लो सपोज में आप 62(1)(a) के अंतर्गत अलॉट कर रहे, सॉरी 62(1)(a) तो एक्सेप्शन है, आप अलॉट कर रहे हो ओइंग टू अ कन्वर्जन, एक कन्वर्जन हो रहा है, ये एक्सेप्ट बाय वे ऑफ बोनस इशू और सिक्योरिटीज गेटिंग कन्वर्टेड जो पहले से जारी करी गए थे, लाइक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, और दे आर गेटिंग कन्वर्टेड बैक इनटू द इक्विटी ऑफ द कंपनी। तो ये तो पहले से इशू थे और इनका कन्वर्जन ड्यू है तो करेंगे। 63 में बोनस इशू भी लेकर के आ सकते हैं, सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, बॉन्ड्स, वारंट्स, स्टॉक ऑप्शंस, इन सब का कन्वर्जन पॉसिबल है, सब कर सकते हो। बट इसके अलावा एक्चुअल फ्रेश इशू जैसे कि राइट्स इशू का नाम ले लो, वो नहीं लेकर के आ सकते हो, वो याद, वो नहीं लेकर के आ सकते। ठीक है, कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें वो सारा रिकॉर्ड रखेगी रिगार्डिंग किससे बायबैक करा है, कितना प्राइस पे करा है, किस डेट पर करा है, सारा डिटेल्स SH10 में। 30 डेज के अंदर फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ बायबैक ई फॉर्म SH11 में ROC को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको SH11 में अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड फी। और भैया जो नॉन कंप्लायंस हुआ तो पेनल्टी तो भरना पड़ेगी। कितना पेनल्टी? कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया से लेके 3 लाख रुपया तक, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी 1 लाख रुपया से 3 लाख रुपया तक, लेकिन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 3 साल तक, और दोनों हो सकता है। कंपनी में तो इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता, तो 1 लाख रुपया से लेकर के इट में एक्सटेंड टू 3 लाख ऑन द कंपनी एज वेल एज एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑफिसर इन डिफॉल्ट सेक्शन 2 क्लॉज 60। बच्चों CSB आता है, याद रखना इसमें, तो कॉलर अपना भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, 1 लाख से लेके 3 लाख रुपया तक का पेनल्टी और साथ ही साथ अप टू 3 इयर्स, एक्सटेंड टू 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। 68 और 69 में इतना है, बट अभी खत्म थोड़ी ना होगा। सेक्शन नंबर 70 है ना, प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, प्रोहिबिशन ऑन बायबैक जो कि सेक्शन नंबर 70 में दिए गए सर्टेन सर्कमस्टांसेस। 3 पॉइंट, कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब्सिडरी इंक्लूडिंग इट्स ओन सब्सिडरी से बायबैक नहीं कर सकती। इन्वेस्टमेंट कंपनी और ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी से बायबैक नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ यदि कंपनी के एंड से डिफॉल्ट हुआ है, वही के वही डिफॉल्ट के पॉइंट जो 43 में थे, और मैंने तब भी बोला था यही 68 में आएंगे। डिक्लेयर डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो पाया है, मच्योर्ड डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या बैंक लोन्स का रीपेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट में अगर कोई डिफॉल्ट है तो आप ये बायबैक नहीं कर सकते। सी ओवर हियर, डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट पेमेंट देयरऑन, redemption of debentures or preference shares or payment of dividend to the shareholder or repayment of any term loan or interest payable thereon to any financial institution or banking। बस 43 में स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है और यहाँ रिलैक्सेशन है। कहा गया कि आपने अगर डिफॉल्ट सुधार दिया एंड 3 years have been lapsed from the date on which the default was made good, यानी ये ऊपर का जो भी था ये आपने सुधार दिया, आपने रीपे कर दिया जो भी आपको पे करना था, डिपॉजिट्स थे या प्रेफरेंस शेयर्स थे या डिबेंचर्स थे या टर्म लोन्स थे, या इंटरेस्ट पे कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर करा था, पे कर दिया, 3 years have lapsed from the date on which you made the default good and you're good to go with the buyback, you can come up with the buy। ठीक है,
लास्ट पॉइंट, यहाँ पर एक चीज ये भी कही गई, कोई भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली परचेज नहीं कर सकती अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज, इन शॉर्ट बायबैक नहीं कर सकती यदि इट इज इन डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन नंबर 92, 127, 123 एंड 129। 92 एनुअल रिटर्न के फाइलिंग से संबंधित है, 123 और 127 डिविडेंड डिक्लेरेशन और पेमेंट के डिफॉल्ट से संबंधित है, और 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नॉट टाइमली फाइलिंग से नहीं करा तो नहीं कर सकते बाय बैक। इतना सारा है देखो बाय बैक में। आई गेस रिविजन कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे पॉइंट रिकॉल हो रहे होंगे यहाँ पर। स्टिल इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, आई एम रिपीटिंग बैक वंस अगेन, कोई भी क्वेरी डाउट क्वेश्चन रहे, रीच अस टू अस ओवर हियर, यहाँ पर जो नंबर है या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट टाइप कर दो, वील रिवर्ट बैक, वील आंसर टू योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आकर के बायबैक भी फिनिश होता है और यहाँ आकर के आपका जो पूरा बंच है, बंच स्टार्टिंग फ्रॉम 43 से लेकर के तो 70 तक कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, बीच में जब मेंबर्स पढ़ते हैं तो वो 72 नॉमिनेशन का एक सेक्शन आता है कि आप मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, सिक्योरिटी होल्डर्स भी नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं, दैट्स 72। और ये जो बीच में बच रहा है अगला, और हमारे इस सेशन का, आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक है डिबेंचर्स। सेक्शन नंबर 71 talking about issue of debentures by the company, which is basically a debt procured for a specified time duration. और वो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? 10 years, right? 10 years. सबसेक्शन 1 सबसे पहले कहता है कोई भी कंपनी जारी कर सकती है डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट दीज डिबेंचर्स इनटू शेयर्स, या तो होलली या पार्टली एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, subject to approval of shareholders by means of a special resolution in the general meeting. तो आप कन्वर्टेबल जारी कर सकते हो, होली, पार्टली, फुली कन्वर्ट हो सकते हैं, ये शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी डिबेंचर्स ऐसे जारी नहीं करे जाएंगे जिनपे वोटिंग राइट रहे, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलाइक टू शेयर्स जिनके वोटिंग राइट्स आपने 47 और वेरिएशन इन 48 पढ़ा है, डिबेंचर्स के वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। यू कैन नॉट इशू डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट्स, राइट? हाँ, इनके इंटरेस्ट पे कोई इंपैक्ट आना है तो हम इनकी क्लास मीटिंग जरूर करते हैं, अपन पढ़ते हैं एक कंसेप्ट ऑफ क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग्स कर सकते हैं, वहां पर इनके राइट्स में जो भी वेरिएशन करना है उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, इनसे अप्रूवल ले सकते हैं, बट दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन द जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वोटिंग राइट नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, तीसरा सबसेक्शन आपसे कह रहा है सिक्योर डिबेंचर्स जारी कर सकते हैं कंपनी अगर चाहे तो रूल 18 की कंडीशंस को कंप्लाई करके, प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी रख करके। ठीक है, अभी जब भी आप डिबेंचर्स जारी करेंगे, सबसेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरआर की क्रिएशन के संबंध। Where a company issues debentures, it has to create a debenture redemption reserve that is available for payment आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। अपने प्रॉफिट से आपको क्रिएट करना है वो प्रॉफिट जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं टू बी पेड एज डिविडेंड, फ्री अवेलेबल प्रॉफिट से ये क्रिएट करा जाएगा और एक्सेप्ट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कहीं यूज नहीं करा जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स आप इसे क्रिएट करते हैं और सिर्फ डिबेंचर्स के रीपेमेंट के लिए ही इसे यूज करोगे। समझ रहे ना? इतना कुछ पॉइंट है यहाँ पर, देखो तो क्या, डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड फॉर कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऑफ कोर्स दो पार्ट में ना, एक कन्वर्टेबल है एक नॉन कन्वर्टेबल, तो जो नॉन कन्वर्टेबल है उसका रिडेम्पशन होगा, उसके लिए हम डीआरआर बना लेंगे। जो कन्वर्टेबल है वो तो कंपनी की इक्विटी में कन्वर्ट ही हो जाना है, तो उसके लिए डीआरआर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रीपेमेंट तो कुछ होना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट, अब डीआरआर कैसे बनाएंगे, रूल 18 में क्या क्या पॉइंट है, ये पूरा टेबल है आपके सामने, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 का अपडेटेड डीआरआर क्रिएशन का टेबल। पहली, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उनको कोई डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक इशू है चाहे डिबेंचर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट, नो डीआरआर। एनबीएफसीज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस 25% बनाएंगे अगर पब्लिक इशू से लेकर के आ रहे हैं, यानी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर रेस्ट ऑल अदर कंपनीज 25% ऑफ द डिबेंचर्स इशूड थ्रू पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट। 25% ऑफ द डिबेंचर्स दैट आर इशूड आपको डीआरआर बनाना। ठीक है, हर साल every year every company shall
यहाँ कंपनी स्किप हो रहा है, ये एवरी कंपनी शैल ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल ऑफ एवरी ईयर विल ट्रांसफर अ मिनिमम ऑफ एटलीस्ट 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स दैट आर maturing in the following year up till 31st March. See this point of the amount of the debentures maturing during the year ending 31st March of the next year. मैं पुट अप करके बताती हूँ आपको इसको एक सिंपल से एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से। भाई जैसे मानिए अभी अपना कौन सा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी अपना जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 21-22 चल रहा है, राइट। 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट हो गया है और 31 मार्च 22 को खत्म। अब इस फाइनेंशियल ईयर में ऑन और बिफोर 30th अप्रैल जो जा चुका है, 30th अप्रैल तक हर कंपनी को मिनिमम, ये मिनिमम है बच्चों, ज्यादा भी डाल सकते थे, मिनिमम 15% अमाउंट डीआरआर में डालना था। कौन से डिबेंचर का डालना है? वेल डिबेंचर्स वो जो कि 1 अप्रैल 21 से काउंट करे जाने वाले टाइम ड्यूरेशन में 31 मार्च 22 को जाकर के खत्म होगा, में मच्योर हो रहे हैं। मतलब वो सारे के सारे डिबेंचर्स जो कि इस टाइम ड्यूरेशन में मच्योर होंगे 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 तक के लिए आपको 30th अप्रैल 21 तक 15% मिनिमम ट्रांसफर करना है डीआरआर यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ऑन और बिफोर 30th अप्रैल at least 15% of the amount of debentures that are maturing on 31st March of the following year. तो following मतलब following calendar year, अगला कैलेंडर ईयर। ये कैलेंडर ईयर 21 से खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर, अगला कैलेंडर ईयर 31 मार्च। ठीक है, तैयार हो गया ये वाला प्रोविजन। तो इतना आपको बनाना है। क्या डालते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में? जरूरी नहीं है कि हम हर बार कैश के लिए जाएं, दैट इज द मोस्ट कॉमन ऑप्शन दैट्स अवेलेबल कि हम शेड्यूल्ड बैंक में कैश रख सकते हैं, ठीक है, दैट्स फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। बट हम सिक्योरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दैट आर आल्सो फ्री फ्रॉम चार्ज, इनक्यूम्बरेंसेस या लीन रख सकते हैं। हम अनइनक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज जो कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट में मेंशन करी गई है उन्हें भी रख सकते हैं। इन शॉर्ट इसका लॉजिक बस ये है कि यहाँ से पैसा इस्तेमाल करा जाएगा फॉर द रीपेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स इन केस अगर कंपनी अरेंज नहीं कर पा रही है। तो इट्स नॉट कैश, वी कैन कीप द कैश, वी ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू कीप दिस अमाउंट इन द अकाउंट। ओके, कहानी आगे बढ़ेगी। यहाँ पे एक छोटा सा नोट है आपके लिए, देखिए, द अमाउंट इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड अबव शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। ये ऊपर भी बता चुकी हूँ आपको, डीआरआर में जो पैसा है वो सिर्फ डीआरआर यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के तौर पे डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए यूज करा जाएगा, बस रिमेंबर दिस। ओके, सबसेक्शन 5 इज अगेन इंपॉर्टेंट। 4 और 5 यही तो दो मेन सबसेक्शन है 71 में बस। 4 अबाउट द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, 5 अबाउट द डिबेंचर ट्रस्टी। 500 से ज्यादा होल्डर्स को डिबेंचर्स अलॉट करने हैं थ्रू अ पब्लिक ऑफर। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट नहीं करते। इस डिबेंचर ट्रस्टी के साथ एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाया जाएगा और दिस डिबेंचर ट्रस्ट डीड शैल आल्सो बी फाइल्ड टू द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, डिबेंचर्स क्रिएट होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, तो ये रिमेंबर ना वो अपन CHG-9 फाइल करते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स के लिए, तो वहां पर जिस प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी क्रिएट करी उसकी भी डिटेल, ट्रस्ट डीड की डिटेल, ये सब फाइल करते हैं। ठीक है, सबसेक्शन 6 कहता है डिबेंचर ट्रस्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वेल ऑफ कोर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। और काहे के लिए होगा? वो ये इंश्योर करेगा कि कंपनी ट्रस्ट डीड का कंप्लायंस कर रही है, नॉन कंप्लायंस नहीं हो रहा है। किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस ऑब्जर्व करेगा तो कंपनी को इमीडिएटली इंटीमेट करेगा, विसिल ब्लोइंग जिसको अपन बोलते हैं। और अगर उसे लग रहा है कि कंपनी उसकी बात नहीं सुन रही है तो इमीडिएटली आरओसी या सेबी को इंटीमेट करा जाएगा। ऐसा कोई भी प्रोविजन अगर आपने ट्रस्ट डीड में डाला ना जिससे कि डिबेंचर ट्रस्टी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं भी करता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, इसे वॉइड माना जाएगा। See this provision, that's very important. I'm reading it out. Any provision contained in the trust deed or in any contract with the debenture holders shall be void if it would have the effect of exempting a trustee. Exempted यानी माफ कर दिया जाना ना, माफ कर दिया जाना या छोड़ दिया जाना। तो अगर exempt करा जा रहा है ट्रस्टी thereof और indemnifying him यानी नुकसान की भरपाई करने से भी छोड़ रहे हैं,
any liability for breach of his trust where he fails to show the degree of care and due diligence that was required by him. Any provision, any clause, any point shall be considered as void if it is exempting the trustee or also allowing him to not to indemnify for the loss that is being sustained in case he or she has committed a breach of the trust that otherwise the trustee was expected to fulfill under the trust deed. पर यहाँ पर एक मैजिक है, अगर 3/4 डिबेंचर होल्डर्स अग्री कर देते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ट्रस्टी को छोड़ दो, तो छोड़ दें। ये देखो, लाइबिलिटी ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी शैल बी सब्जेक्ट टू सच एग्जेम्पशन as may be agreed upon by the debenture holders, not less than 3/4 in the value of the total debenture. तो 3/4 डिबेंचर होल्डर्स अगर अग्री कर देंगे तो ट्रस्टी को माफ भी कर देंगे। मजाक तो नहीं है, खेल जरूर है, ठीक। Company shall pay interest and redeem the debentures in accordance with the terms and condition of issue. That's quite obvious. जो आपने शुरुआत में terms and condition बताई थी, उस हिसाब से interest आपको पे करना रहेगा। किसी भी point of time पे ट्रस्टी को ये लगता है कि कंपनी की assets insufficient हो रही है या हो सकती है जिससे कि वो प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट को रीपे नहीं कर पाएंगे किसी डिफॉल्ट होने की स्थिति में, तो वो इमीडिएटली एक पिटिशन फाइल करेगा ट्राइब्यूनल को। ट्राइब्यूनल शो कॉज नोटिस जारी करेगा कंपनी को, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और फर्दर लाइबिलिटी इनकर करने पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है ताकि एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करा जा सके। ठीक है, नया कोई लाइबिलिटी आप नहीं लो। Where a company fails to redeem the debentures on the date of the maturity, या अगर वो इंटरेस्ट नहीं पे करती है तो फिर ऐसी स्थिति में ट्राइब्यूनल को डिबेंचर होल्डर या ट्रस्टी में से कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है और इस अपील के तहत ट्राइब्यूनल विल ऑर्डर द कंपनी टू forthwith redeem the debentures. Forthwith, I hope you remember, का मतलब होता है इमीडिएट। तो इमीडिएट रिडेम्पशन आपको करना है, इस तरीके का ऑर्डर ट्राइब्यूनल के द्वारा दिया जाएगा और ये एक डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। A contract with the company to take up and pay for any debentures of the company may be enforced as a decree of specific performance. इतना सारा चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपको पढ़ना था in this concept. This marks the finish of section number 43. Yes, my dear students, 43 से लेकर के तो 71 तक आपने पूरा पढ़ लिया। And yes, this is my laser sword, and with this laser sword of mine, I wish all the power to each one of you who are appearing for the upcoming examination. May you be blessed with all the power to make sure that your exams are rocking always. Not just this, इसके अलावा कोई दूसरा भी एग्जाम है या आने वाला भी। तो अपना रिवीजन वीडियो सीरीज खत्म नहीं हुआ है, घबरा मत, अभी हम कुछ और टॉपिक्स उठाने वाले हैं। डिपॉजिट्स को लेकर के भी अपन एक डिस्कशन पुटअप करेंगे। डिपॉजिट्स जो कि 73 से लेके 76A तक में कवर अप करा जाता है, थोड़ा सा टिपिकल वो भी है। सो देयर इज अ वीडियो लाइंड अप फॉर ऑल यू गाइज फॉर द टॉपिक रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ऑल्सो बाय द कंपनीज, बट नॉट इन दिस वीडियो ऑफ कोर्स। इस पोर्शन को, इस वीडियो को शेयर कैपिटल के साथ हम यहीं खत्म करेंगे। Just a humble reminder to all of you, do not forget to hit the like button and share it with your friends so that ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इसका फायदा उठा सके, अपनी आने वाली एग्जाम्स की तैयारी और लास्ट मिनट रिविजन कर सके। Any queries, doubts and questions, get back to us. Feel free to connect to us. बहुत अच्छे से ध्यान रखो, बढ़िया से पढ़ाई करो। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में I'll meet you soon and we are going to discuss on the topic relating to acceptance of deposits there by the company. Till then, bye-bye and take care. Namaste again.